स्वागत है आप सभी का वेक्टर एनालिसिस के इस दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और वेक्टर्स के अलग अलग टाइप, कुछ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, नल वेक्टर पढ़ा था। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप वेक्टर के पढ़ रहे हैं जो हमारी वेक्टर अलजेब्रा में हमारी काफ़ी मदद करते हैं, और वो है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके अलावा मैं आपको आज कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, और जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें। और शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो बच्चों, अगर हम लोग आसान शब्दों में समझें कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो किसी पॉइंट की पोजीशन को, हमारा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है यानी कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है या जेड एक्स प्लेन है, तो किसी प्लेन या किसी स्पेस में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है कि अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन और इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। यानी पोजीशन वेक्टर क्या करता है, किसी पॉइंट को लोकेट करता है, किसी पॉइंट की स्थिति का पता लगाता है, किसमें, हमारे प्लेन में या स्पेस में, यानी एक्स वाई प्लेन में या एक्स वाई जेड स्पेस में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कि अगर ये एक हमारा कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन ले लिया गया है, एक्स वाई एक्सिस से बना हुआ, और इसमें एक पॉइंट है P, और इस P के कुछ कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये P के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,3। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक आदेशित युग्म है, ठीक है। अब इसके देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये O से P को जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। यहां मैं बना देता हूं, ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये क्या है, P का स्थिति सदिश है। अब हमको क्या पता करना है, इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी और इसका मैग्नीट्यूड, यानी हम इसे रिप्रेजेंट करने में क्या लिखेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसकी लेंथ, यानी वेक्टर OP जो है इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका जो परिमाण होगा वो क्या हो जाएगी, लेंथ OP लंबाई हो जाएगी। और कोऑर्डिनेट, इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। ये कक्षा 10 में आप यानी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 y1 और x2 y2 के बीच में √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो जाता है, ठीक है, तो x2 और y2 तो आपका क्या हो गया, 0 0 हो गया, तो √x² प्लस y² हो जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा, √ अगर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो हमारे a, b, तो कितना हो जाएगा, √a² प्लस b²। अब देखिए, जब हम लोगों को कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया जाता है तो अगर ये कोऑर्डिनेट है 4,3, यानी हमें 4 यूनिट किधर की तरफ बढ़ना है, एक्स एक्सिस की तरफ। यानी अगर हम मान लें कि एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, वो मूव करने के बाद कहाँ पर पहुँचा है, P पर, तो वो कैसे गया होगा, हम एक बार में एक ही डायरेक्शन की मोशन लेते हैं। यानी ये क्या किया होगा, यहाँ से अगर इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट्स, और ये जो ऊपर ये चढ़ा है वाई एक्सिस पर, ये कितना चढ़ा है, 3 यूनिट्स चढ़ा है ना। यानी पहले क्या करेगा, ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ 4 यूनिट डिस्प्लेस होगा, और फिर इस पॉइंट से 3 यूनिट ये वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, और तब जाकर कि इसकी जो पोजीशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4,3। तो आप देखें कि इस दिशा में एक्स एक्सिस की अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, i, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, j। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या दिखा रहा है, एक तरीके से
कि एक पॉइंट जो कहां पर था 0,0 पर, वो कुछ समय बाद कहां पर पहुंच जाता है 4,3 पर, यानी किसी A, B पॉइंट पर। तो यहां पर जाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम x एक्सिस की तरफ डिस्प्लेस होंगे, कितना 4 यूनिट, ये क्या है 4 यूनिट, ये डिस्टेंस है। जब हम इसको दिशा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 4 तो दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई, और किस डायरेक्शन में है आई कैप, यानी 4i कैप, यहां से यहां तक इस वेक्टर की वैल्यू, यानी O से लेकर के इसको मैं कोई पॉइंट दे दूं A, तो O से लेकर के A, ये जो दूरी हो गई ये कितनी हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना हो गया हमारा 4i, कितना हो गया हमारा 4i कैप। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, 3 यूनिट ऊपर, तो 3 यूनिट तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस तरफ की डायरेक्शन क्या है j कैप, तो 3j कैप, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4i कैप प्लस 3j कैप। तो जो हमारा वेक्टर OP बनेगा, आप आगे की चीज अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जहां हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम ये वेक्टर है, यानी इस सदिश और इस सदिश का जो योग आएगा वो ये OP आएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ से आएगा, लेकिन यहाँ हम लोग एकदम अपनी 10th की मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं कि, और केवल यूनिट वेक्टर का सहारा लेकर के। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4i का डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पर ये कितना डिस्प्लेस हुआ 3j के बराबर। तो टोटल ये कितना डिस्प्लेस हुआ भाई, 4 यूनिट ये चला x एक्सिस की तरफ और 3 यूनिट ये चला y एक्सिस की तरफ, तो जाकर के हमें इसका xy प्लेन में कुछ तीसरा ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये जो हमारा OP वेक्टर है ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट along x प्लस टोटल डिस्प्लेसमेंट along y, यानी x अक्ष की दिशा में कुल विस्थापन प्लस y अक्ष की दिशा में कुल विस्थापन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर xy प्लेन लिया हुआ है। तो वेक्टर OP देखिए क्या आ जाएगा हमारा, वेक्टर OP आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। ये क्या आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पॉइंट P का ये पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। और देखें मैग्नीट्यूड ऑफ OP कितना हो जाएगा, इस OP की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए 4,3 और 0,0 के बीच की जो डिस्टेंस होगी तो ये हो जाएगी अंडर रूट 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 16 + 9 = रूट 25, यानी ये आ गया 5 यूनिट्स। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 5 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में होगी, हम ये भी निकाल सकते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस से। तो अगर हम ये मान लें कि x एक्सिस से थीटा डिग्री पर है, तो यहाँ से tan थीटा फाइंड कर लें। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये कितनी है 3 और ये है 4, 3/4, यानी थीटा = tan इनवर्स 3/4। तो ये जो थीटा है ये क्या शो कर रहा है, हमारे पोजीशन वेक्टर की x एक्सिस से डायरेक्शन, किससे शो कर रहा है, x एक्सिस से डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इतना आप लोग नोट कर लें, और इसके बाद हम लोग इसके कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी जो अभी ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं इसको थोड़ा समराइज करते हैं कि अगर हमें क्या हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ हो A, B, यानी अभी हम लोग एक प्लेन में ही बात कर रहे हैं, इसके बाद स्पेस में इसको ले चलेंगे। तो हमारे पास अगर एक पॉइंट हो P = A, B, ठीक है, तो कैसे हम पॉइंट को देख करके ही इसके लिए वेक्टर वगैरह के इक्वेशंस निकालते हैं। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है A, B, तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी P का जो स्थिति सदिश है वो क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे वेक्टर OP, O से P को जोड़ने वाला वेक्टर, ये हो जाएगा। देखिए A आप किधर चलेंगे,
एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप की तरफ, और बी किधर का है, वाई एक्सिस का, यानी जे की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी जे। अगर इसके कोऑर्डिनेट क्या होते, ए कॉमा बी कॉमा सी होते, तो सी दूरी हमें किधर चलनी पड़ती जेड एक्सिस की तरफ, और उधर होता है के कैप, तो यहां पर एक टर्म और जुड़ जाता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। इसके बाद क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी P के पोजीशन वेक्टर, इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OP वेक्टर का परिमाण, ये क्या हो जाएगा, A कॉमा B और ये 0 कॉमा 0 के बीच की दूरी, यानी जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। ठीक है, इस पे आपसे खूब सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूले से रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप चाहे इसको x1 y1 माने या इसको x1 y1 माने, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इसके कोऑर्डिनेट क्या होते, a कॉमा b कॉमा c होते, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाता। ठीक है, जो कि हमारे किसी एक क्यूबॉइड की लार्जेस्ट डायगोनल होता है। ठीक है, सबसे बड़ा विकर्ण होता है, यानी a कॉमा b कॉमा c के घन में आने वाली सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गया। अब तीसरी चीज है डायरेक्शन। ठीक है, ओपी की डायरेक्शन, तो एक तो तरीका है ओपी की डायरेक्शन को हम लोग थीटा में दिखाएं, वो तो अलग बात है। वो थीटा डायरेक्शन दिख रही है इस एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, इन दोनों एक्सिस से। लेकिन अगर हम एक इंडिपेंडेंट यानी इन यूनिट वेक्टर्स के टर्म में, आई जे के टर्म में अगर हम डायरेक्शन दिखाना चाहें, तो वो डायरेक्शन दिखाने का हमारे पास केवल एक तरीका है, और वो है यूनिट वेक्टर फाइंड करना। डायरेक्शन का मतलब हो गया हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ओपी। इस ओपी जैसे एक्स दिशा में इधर यूनिट वेक्टर आई कैप है, ऊपर की तरफ यूनिट वेक्टर कितना है, जे कैप है। वैसे भाई ये भी तो एक दिशा है, इधर भी तो कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा। जैसे हमें ए को वेक्टर बनाना था तो हमने आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, इस बी को वेक्टर बनाना था तो जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मान लो कोई गाड़ी या कोई आदमी, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो इस दिशा में चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हमें इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है, ये वेक्टर ओपी की डायरेक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि इस दिशा में जितने भी वेक्टर्स होंगे, कोई भी वेक्टर हो, कितना भी बड़ा वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड अलग हो सकते लेकिन डायरेक्शन तो सबकी सेम होगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। तो ये चीज़ पिछले लेक्चर में आपने पढ़ी थी कि किसी सदिश का एकांक सदिश यानी किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ओपी कैप। ओपी कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ए आई प्लस बी जे अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीन चीज़ें आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी निकालने के लिए, जहाँ पर भी आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स वाले बच्चे अपनी मैथमेटिक्स की यूनिट में वेक्टर पढ़ेंगे, तो इनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हम लोग इसको कुछ न्यूमेरिकल से देखते हैं। एक चौथी चीज़ बता देता हूँ कि अगर यहाँ डायरेक्शन हमें एक्स या वाई एक्सिस से निकालनी होगी, तो देखें डायरेक्शन फ्रॉम एक्सिस, तो सपोज कीजिए आपने tan थीटा लिया। अब ये थीटा कहाँ से, एक्स एक्सिस से एंगल है, तो अगर ये एक्स एक्सिस से एंगल है तो क्या करेंगे, y का ऊपर रखेंगे क्योंकि y हमारा परपेंडिकुलर होगा और x बेस होगा, तो y का कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, यानी y का कोऑर्डिनेट क्या है, b अपॉन a,
ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ से ये थीटा यहाँ पर लिए होते तो आप क्या लिखते, ए अपॉन बी लिखते। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। इस पर हम एक सवाल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि एक कार है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड जो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, यानी एक समान चाल से, और वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, अलोंग अ पॉइंट P 3,4 फ्रॉम ओरिजिन, यानी एक पॉइंट है P 3,4, ओरिजिन से ये इसकी तरफ चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, और वो स्पीड क्या है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड करनी है इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती क्या है, अगर हम वेलोसिटी का एकदम बेसिक डेफिनेशन देखें तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो सभी केसेस के लिए नहीं, लेकिन कुछ केसेस में स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। जिस तरह की ये मोशन कर रही है सरल रेखा में, लीनियर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, वहां हम ये अपना कॉन्सेप्ट आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारे पास स्पीड तो है, लेकिन अगर ये जिस दिशा में चल रही है, अगर वो डायरेक्शन हमें पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करके अपनी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये किस दिशा में जा रही है, ओ से पी की तरफ। तो हमें अगर इस ओ से पी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो अगर मिल जाए, सपोज कीजिए इस तरह यूनिट वेक्टर है आर कैप, क्या है वेक्टर आर कैप, या ये वेक्टर आपका ये भी है ओपी कैप। अगर ओपी हमारा वेक्टर है तो उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओपी कैप। तो हमें फाइंड करना है ओपी कैप। अब देखिए पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 3,4, ये x वाला ये y वाला, देयरफॉर वेक्टर ओपी क्या बनेगा, है क्या ये पोजीशन वेक्टर ऑफ p। p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, अगर a कॉमा b, अभी आपने क्या पढ़ा, अगर a कॉमा b है तो ai प्लस bj, यानी ये हो जाएगा 3x एक्सिस पर है तो 3i प्लस 4j, ये क्या बनेगा हमारा वेक्टर। OP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √a² प्लस b², यानी 3² प्लस 4², यानी √9 प्लस 16 इज इक्वल टू √25, यानी 5 यूनिट्स। तो बच्चों OP कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर OP अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यानी OP कैप, और ये कितना आ जाएगा हमारा 3i प्लस 4j अपॉन 5। और अगर आप ध्यान से अभी निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा डिजायर्ड था, यही चीज़ हमें चाहिए थी OP कैप। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर OP, ये क्या है वेक्टर OP की दिशा। अगर अब हमें किसी भी क्वांटिटी को OP के अलोंग वेक्टर बनाना है तो हमें इस OP कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई उसकी डायरेक्शन यानी OP कैप। तो स्पीड कितनी है बच्चों 20 मल्टीप्लाइड बाई 3i प्लस 4j अपॉन 5, इसको आप कैंसिल कर दें तो ये 4 टाइम्स जाएगा, यानी वेक्टर v कितना आ गया हमारा 12i प्लस 16j, इतने मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब देखिए ये एक्सप्रेशन अपने आप में क्या दे रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी रखे हुए है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी रखे, आपकी जो इच्छा हो वो निकालिए। अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी ये फाइंड करना है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो आप देखें कितना आ जाएगा, √12² प्लस √16², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 144 प्लस 16 का कितना हो जाएगा 256, और इसको अगर आप ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी वही तो आया ना, देखिए वही स्पीड।
तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्शन आप फाइंड करते तो डायरेक्शन आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो फिर से आपको यही यूनिट वेक्टर मिलेगा। या अगर आप थीटा के टर्म में डायरेक्शन निकाल के लिखना चाहते हैं तो आप थीटा के टर्म में डायरेक्शन निकाल के लिख दीजिए। अब देखते हैं इसी प्रॉब्लम को, यानी अगर अब हमारा जो पॉइंट है वो एक प्लेन पर ना होकर के किस में होगा, एक स्पेस में होगा, यानी पोजीशन वेक्टर निकालना सीखते हैं 3 डायमेंशन में। तो उसमें दिक्कत और कहीं नहीं आएगी, बस केवल हमें जैसे हम tan थीटा में डायरेक्शन निकालते थे, अब वहाँ पर डायरेक्शनल कोसाइन निकाली जाएंगी, यानी tan थीटा में डायरेक्शन नहीं निकाली जाएगी। तो अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में फाइंड करना। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, A, B और C। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा, वेक्टर OP, वो कितना आ जाएगा, ये x एक्सिस, ये y की तरफ और ये z की तरफ है, तो AI प्लस BJ प्लस CK। और ये देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया है जिसमें एक क्यूबॉइड बनाया है, एक घनाभ बना लिया है, जिसकी x एक्सिस पर जो लंबाई है वो a है, y पर b है और z पर c है। तो देखिए ये इसका जो लार्जेस्ट डायगोनल होगा, यानी o से सामने वाले इसको मिलाने वाला ये जो OP होगा, ये है हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट P का। P पॉइंट का ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। और इसके लिए देखो आप सबसे पहले किधर चलोगे, x पर चलोगे, फिर y पर चलोगे और फिर z पर, यानी आप सबसे पहले ऐसे x पर a दूरी गए, फिर y पर, और उसके बाद c ऐसे z एक्सिस पर आगे आए। तो आपने कितना चला, AI प्लस BJ प्लस C के बाहर या अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब अगर हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करें तो देखिए ये वाली साइड क्या है, A, ये ऊपर की तरफ है बच्चों B और इधर है C। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूँ, इसको जोड़ दूँ, तो आप देखें 3 डायमेंशनल ट्राइंगल बना ये वाला। ये हमारा ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, ऐसे तिरछा बन रहा है। ठीक है, जिसकी एक साइड क्या है, A, और दूसरी साइड ये है। दूसरी साइड इस प्लेन का डायगोनल है, यानी ये प्लेन जो हमारा B और C साइड से बना हुआ है, इसका डायगोनल है। तो अगर बच्चों ये B और C है तो ये जो डायगोनल होगा ये कितना होगा, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल OPA। तो इन ट्राइंगल OPA ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये साइड है, यहाँ से ये और ये। अब देखिए इस OPA में क्या है, OPA ट्राइंगल में ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये है 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि ये है साइड A, ये OA साइड ऐसे x एक्सिस पर है, और ये कौन सा प्लेन है, ये YZ प्लेन है। तो YZ प्लेन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, जैसे ये है पेपर, ये इस तरीके से। तो देखिए ध्यान से देखिए कि ये अगर हमारी x एक्सिस है और ये YZ प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर है ना, तो इसमें कोई भी साइड खींच दी जाए, कोई भी लाइन खींच दी जाए, हर लाइन x एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाली जो लाइन है OPA, ये क्या हो जाएगी, ये OA के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जब ये PA OA के परपेंडिकुलर है तो ये जो साइड हो गई हमारी, यानी OP, ये क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज बन गई। तो इन ट्राइंगल OPA पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, और OP स्क्वायर बराबर, देखिए OA स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल a स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी OP स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, या OP, जिसे हम वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं,
ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों अगर हमें एक पॉइंट दिया हो जिसके कोऑर्डिनेट हो a कॉमा बी कॉमा सी, तो उसके पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बहुत सिंपल है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आती है बात यहां पर डायरेक्शन की। नाउ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी। तो दो तरीके हैं। पहला तो क्या है हमारा, ओपी कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। ओपी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ओपी, यानी सदिश ओपी की तरफ एकांक सदिश निकालना, जिसकी सहायता से हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को इस ओपी डायरेक्शन में यानी ओ से पी डायरेक्शन की तरफ या पी से ओ की तरफ रिवर्सिबल भी माइनस साइन लगा करके वेक्टर बना सकते हैं। और वो हो जाएगी वेक्टर ओपी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, जिसको आप क्या बोलते हैं, ओपी कैप बोलते हैं। तो देखिए सारी चीजें वैसे ही हैं टू डायमेंशन के तरीके से, बस यहां पर क्या है, एक्सिस से जो एंगल निकलेगा उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। अब मान लीजिए कि ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ये वेक्टर एक्स एक्सिस से सपोज कीजिए अल्फा एंगल बनाता है, ऐसे ही ये वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, बीटा एंगल, और ये जेड एक्सिस से कितना बना रहा है, गामा एंगल। तो मैं एक एक्स एक्सिस से आपको एंगल निकाल के दिखाता हूँ और उसी को हम लोग सिमेट्री से लगा लेंगे वाई और जेड के लिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन, यानी एक 3 डायमेंशनल जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये एक्सिस से कितना कितना एंगल बना रहा है। तो मैंने यहां पर अभी एक ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया था OPA। ऐसे ही अगर हम लोग बी वाला देखना चाहें तो इस पॉइंट से बी वाई एक्सिस पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमें एक दूसरा ट्राइंगल मिल जाएगा, सपोज कीजिए ये वाला। तो इसमें बाद में हम लोग डील करेंगे, पहले हम लोग यहां पर एक देख लेते हैं। तो जैसे इस ट्राइंगल का ये वाला जो छोटा एंगल होगा, ये किसके किसके बीच में है, वेक्टर ओपी और एक्स एक्सिस के बीच में, अल्फा। यही अल्फा हमें फाइंड करना है। यहां हम लोग एंगल्स को tan थीटा में ना निकाल करके cos थीटा में निकालते हैं, और वो चीज आपको अभी लास्ट में पता लगेगी, क्योंकि इन जो एंगल्स हैं इनके कोसाइंस का जो स्क्वायर है उसका सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो इन सबका सम कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए हम ये यहां पर कोसाइन, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स के कॉस रूल या कोसाइन रूल से लिया गया है। तो हमारा जो ट्राइंगल है बच्चों OPA, ये वाला ट्राइंगल, इसमें अगर हम लोग क्या फाइंड करें, कॉस अल्फा। तो देखो इस अल्फा एंगल के लिए बेस ये है OA, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, PA, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। तो क्या हो जाएगा हमारा जो कॉस अल्फा है, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, यानी OA अपॉन OP। तो OA कितना है हमारा, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को ट्राइंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोग L, स्मॉल l बोलते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, या L इज इक्वल टू कॉस इनवर्स A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरीके से ये बीटा एंगल अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो जाएगा, B। तो सिमिलरली बीटा बराबर, या इसको हम ट्राइंगुलर कंपोनेंट में क्या बोलते हैं, M बोलते हैं। बीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n बोलते हैं z एक्सिस के कंपोनेंट को, या ये जो हमारा एंगल बन रहा है गामा, ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स C अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो हमारा इक्वेशन 1, 2 और 3, अगर यहां से हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा लें, तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा लेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन अंडर, कॉस स्क्वायर बीटा लेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन दिस, कॉस स्क्वायर गामा लेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो चूंकि एंगल्स के जो कोसाइन है उनके स्क्वायर का सम क्या है, एक आइडेंटिटी को, अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की आप जो भी वैल्यू ले लें उसके लिए क्या होगी, ये आइडेंटिटी ट्रू होगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर tan में न लेकर के किसमें, cos में एंगल्स को फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्शन कोसाइन, या इसी को आप आगे ट्रायंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोई दूसरा वेक्टर नहीं है, वो भी पोजीशन वेक्टर ही है। बस यहां पर क्या होगा कि एक पॉइंट जो है ये ओरिजिन ना होकर के कोई नॉन जीरो पॉइंट हो जाएगा, यानी सपोज करिए x1 y1 से या a1 b1 से लेकर के a2 b2 तक, ठीक है ना, कोई पॉइंट a1 b1 से कहां तक जा रहा है, a2 b2 तक। तो अगला हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोई नया वेक्टर नहीं है, ये दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस होता है, या ये कहें आसान शब्दों में कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ शो करता है, या ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही होता है, लेकिन एक दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जो कि ओरिजिन नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है, और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, इनिशियल पॉइंट से, यानी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की तरफ होती है। इसको एक न्यूमेरिकल से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2,5, वो इस कार्टेशियन प्लेन में कहाँ यहीं कुछ इस जगह पर लोकेट होगा, ए विच इज़ 2,5। तो हम लोग चाहें तो ए का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि है वेक्टर ओ ए, और ये कितना हो जाएगा, 2,5 है तो 2i प्लस 5j, ये हो जाएगा हमारा 2i प्लस 5j। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है b जो है 4,1, तो ये कुछ इस जगह पर यहाँ पर कहीं पर लोकेट होगा आकर के, ये है b विच इज़ 4,1। इसका जो पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए आप, OB, similarly position vector of B which is OB, ये हो जाएगा 4i प्लस 1j या j। अब वेक्टर AB क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये है AB, तो ये क्या कर रहा है, ये वेक्टर जो है ये B की पोजीशन को दिखा रहा है A के रिस्पेक्ट में। क्या दिखा रहा है, पहली चीज ये जो दिखा रहा है, फर्स्ट थिंग जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी ये जो AB वेक्टर है ये क्या है, B का पोजीशन वेक्टर है A के रिस्पेक्ट में, पहली चीज। या ये क्या दिखा रहा है कि कोई उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है जो A से चलना शुरू कर रही है और B तक चल रही है, यानी ये एक ऐसे पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है जो A से मूव करना शुरू करती है और कहां तक मूव करती है, B तक मूव करती है। ठीक है, तो सेकेंड क्या दिखा रहा है, ये शोज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। तो वेक्टर AB देखो क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है A से B तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, विस्थापन, यानी चेंज इन पोजीशन, स्थिति का बदलना। और स्थिति कहां से कहां तक बदल रही है, A से B तक बदल रही है, यानी ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी ए बी बराबर हो जाएगा आपका, फाइनल पोजीशन क्या है, वेक्टर क्या है, ओ बी। देखिए ए से बी पर है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका, लास्ट वाले का माइनस पहले वाले का, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, आपस में घटा दीजिए, यानी 4i प्लस जे माइनस 2i माइनस 5j, तो वेक्टर ए बी जो है वो आ जाएगा 4i माइनस 2i, यानी 2i माइनस 4j। ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट, तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, और ये आप निकाल सकते हो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 20, यानी 2 रूट 5। अब आप चाहें तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, यानी वेक्टर ए बी कैप। तो ए बी कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा आपका ए बी कैप, ये हो जाएगा वेक्टर, यानी 2i माइनस 4j अपॉन 2 रूट 5। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका i माइनस 2j अपॉन अंडर रूट 5। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपने केवल एक नई चीज़ जानी कि ये भी एक तरह का पोजीशन वेक्टर है। बस क्या है इसमें, जैसे पोजीशन वेक्टर में एक पॉइंट हम ओरिजिन लेते थे, यहाँ पर अगला पॉइंट ओरिजिन ना होकर के एक नॉन ज़ीरो पॉइंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतनी ही चीज़ें बतानी थी। इन पर आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपकी बुक्स में, कंपटीशन वाली बुक्स में भी मिल जाएंगे, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है NCERT, आप कोई साइड बुक लगा रहे हैं तो उसमें भी मिल जाएंगे। तो आप इनके सवालों को लगाइए। आपको कोई दिक्कत होती तो आप दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, और उसकी डिटेल्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में वेक्टर अलजेब्रा को आगे प्रोसीड करके। धन्यवाद।